गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 12th की अकाउंटेंसी कर रहे थे, जिसमें हमने 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट कर लिए थे। फर्स्ट चैप्टर जो था अपना पार्टनरशिप का था, और उसके बाद हमने एक चैप्टर कंसाइनमेंट का हमने कंप्लीट किया था। हम वापस चलते पार्टनरशिप की ओर कि पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करने के बाद सेकंड चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं कि सेकंड चैप्टर है क्या। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं सेकंड चैप्टर जो है उसका नाम है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, नए साझेदार का प्रवेश। की पहले हमने जब पढ़ा था कि उसमें पार्टनरशिप क्या होती है, किस तरीके से पार्टनरशिप क्रिएट होती है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है। ठीक है, पार्टनरशिप अपने प्रॉफिट लॉस का एप्रोप्रिएशन कैसे करते हैं, चार्जेस और एप्रोप्रिएशन में डिफरेंस क्या है, और सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमने किए थे, गारंटी कुछ क्वेश्चन किए थे। सेकंड जो चैप्टर अपना है पार्टनरशिप का, वो है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, यानी किसी नए साझेदार को अपनी फर्म में, अपने व्यापार में शामिल करना, उसे प्रवेश देना। वो क्या कहलाता है? साझेदार का, ठीक है, प्रवेश कहलाता है, किसी नए साझेदार का प्रवेश। अब बात आती है सबसे पहले कि नए साझेदार को प्रवेश क्यों देते हैं, नए साझेदार को प्रवेश क्यों दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ नहीं आता है सर, हम नए साझेदार को एडमिशन क्यों दे रहे हैं, नए साझेदार को अपने व्यवसाय में शामिल क्यों कर रहे हैं। भाई कोई पहले 2 बंदे हैं या कोई 3 व्यक्ति है, जब तीसरा व्यक्ति आएगा तो क्या हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। आप पहले जिस रेशो में बांटते थे प्रॉफिट को, अब आपको आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी कुछ न कुछ डिक्रीज करना पड़ेगा, तभी नए पार्टनर का प्रॉफिट रेशो कंप्लीट होगा। तो फिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि किसी नए पार्टनर को हम लोग शामिल कर रहे हैं। तो वो सारे डाउट हम लोग दूर करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि किसी भी फर्म में नए साझेदार को क्यों शामिल कर रहे हैं। सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है, तो फर्स्ट इसका आंसर होना चाहिए कैपिटल के लिए, और सेकंड है उसमें कुछ बिजनेस स्किल होगी ऐसी जिससे वो आपको, या मैनेजमेंट को लेकर हो सकती है, सेल्स को लेकर हो सकती है, मार्केटिंग को लेकर हो सकती है, कॉस्ट को लेकर हो सकती है, जिसके कारण हम किसी नए साझेदार को शामिल करते हैं ताकि अपने व्यापार को, बिजनेस को ग्रोथ कर सके, बिजनेस को बढ़ा सके। अब इसमें जैसे मैंने बोल दिया कैपिटल, तो कई क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपका कि भाई कैपिटल हम पैसे के लिए, हम पूंजी के लिए हम किसी पार्टनर को क्यों शामिल करें। हम तो कहीं आउटसोर्सिंग से, बैंक से लोन ले सकते हैं, किसी पर्सन से लोन ले सकते हैं, या कुछ और किसी सोर्सेज से हम लोग पैसा अरेंज कर सकते हैं। कैपिटल ही क्यों, नए पार्टनर को प्रवेश ही क्यों? तो थोड़ा सा सुनिएगा कि हम पैसा जरूर अरेंज कर सकते हैं, बाहर से बैंक से लोन ले सकते हैं, किसी पर्सन से लोन ले सकते हैं। अब मान लो हम नए पार्टनर को क्यों शामिल करते हैं, कहीं ना कहीं जब हमारा बिजनेस कुछ डाउन चले, कुछ हमें बिजनेस को बढ़ाना हो, ग्रोथ करना हो, उस समय हम नए साझेदार को शामिल करते हैं। कैपिटल बोल के यानी नए पार्टनर को शामिल इसलिए करते हैं क्योंकि वो पैसा लेके आएगा, पूंजी लेके आएगा। अब हमने जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था कि अगर आप लोन लोगे, अगर आप कहीं से बैंक से लोन लेते हो, अगर आपने बैंक से लोन लिया तो आपको क्या पेड करना पड़ेगा? आपको इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा। हो सके इंटरेस्ट ज्यादा हो, ठीक है, रेट ज्यादा हो तो आपको इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपकी जो लाइबिलिटी है वो बढ़ती ही चली जाएगी। अगर मान लो बिजनेस आपका घाटे में चला गया, लॉस में चला गया, तो आपकी ये जो चार्जेज है वो बढ़ते ही चले जाएंगे, और आपको लोन तो पेड करना ही पड़ेगा। आप और घाटे में चले जाओगे अगर आपका बिजनेस प्रॉफिट नहीं कमा कर देता है, और कैपिटल कमा के देता, कैपिटल अगर वो लाता है तो वहां पर इस तरीके का कोई नहीं है कि आपको इंटरेस्ट पेड करना ही पड़ेगा। कुछ एडजस्टमेंट वहां पर हो सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके हो सकता है, किसी साल हमारा प्रॉफिट कम हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना देना पड़े। तो इस तरीके से हम लोग उसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जबकि ये जो बैंक लोन है इस पर आपको इंटरेस्ट पेड करना ही पड़ेगा। तो एक तो ये सॉल्यूशन हो गया कि इसमें की भी आउटसोर्सिंग से अगर आप कहीं पैसा अरेंज करते हो तो आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। जबकि पार्टनर कोई पैसा लगाता है तो किसी साल प्रॉफिट कम हो गया तो वो जरूरी नहीं कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा। वो तो बिजनेस में हिस्सेदारी है, अगर प्रॉफिट होगा तो भी बांटेगा, और लॉस आ गया तो भी उसका कुछ ना कुछ रोल होगा। अगर हम बैंक से लोन लेते हैं और फिर हमारा लॉस होता है तो कोई बांटने वाला नहीं होगा। इसलिए हम लोग नए पार्टनर को शामिल करते हैं, वो कैपिटल का पैसा लेके आता है। 2 नंबर पे बिजनेस स्किल, उसमें कुछ ऐसी स्किल है। अब यहाँ पर भी कुछ नहीं आती है कि सर स्किल है तो किसी पर्सन को हायर क्यों नहीं कर लेते सैलरी बेस पे। तो वहां पर वो ये कि अगर आप किसी पर्सन को हायर करोगे वो इतना हार्ड वर्क नहीं कर पाएगा जितना आपका एक पार्टनर करेगा, क्योंकि उसका पैसा लगा हुआ है। उसने पैसे को कहीं ना कहीं, जहीं किसी बिजनेस में पैसा अगर आप लगाते हो तो वो ये कि आपको कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि आप कहीं ना कहीं उससे कितना पैसा प्रॉफिट अर्न करते हो, अपने बिजनेस को ग्रोथ करवाते हो। ठीक है, और इसमें बढ़िया जो स्किल होती है, कहीं ना कहीं से एक सैलरी पेड नहीं करनी पड़ती है। ये भी इसका बेनिफिट मिलता है कि अगर आप कहीं बाहर से मंगवाते हो, किसी एम्प्लॉय को हायर करते हो तो आपको सैलरी पेड करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा कुछ खर्चेज लगेंगे। जबकि कोई पार्टनर शामिल हो गया तो अपना बिजनेस समझ के वर्क करेगा तो प्रॉफिट ज्यादा, कहीं ना कहीं हार्ड वर्क ज्यादा करेगा, और कहीं ना कहीं सैलरी वैलरी की झंझट नहीं होगी, उसको सैलरी पेड करने की जरूरत भी हमें नहीं पड़ने वाली। अगर डीड में लिखा हुआ है तो हो सकता है कुछ मिनिमम अमाउंट हमें सैलरी का पेड करना पड़े, लेकिन ये चार्जेज की तुलना में कहीं ना कहीं पार्टनरशिप बढ़िया रहती है कि नए पार्टनर को हम लोग शामिल कर लें, क्योंकि वो प्रॉफिट
प्रॉफिट और लॉस में भी शेयर करेगा और प्रॉफिट में भी शेयर करने वाला है। पैसा लेके आएगा, अगर इंटरेस्ट किसी साल नहीं होता तो कैपिटल पे एडजस्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारा का सारा ये दोनों चीजों में हमें पता लग गया कि नए पार्टनर को शामिल क्यों करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि भारतीय साझेदारी अधिनियम, ये हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कि एक एक्ट बना हुआ है, अधिनियम बना हुआ है, क्या नाम है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 31 में लिखा हुआ है कि वर्तमान साझेदारों की सहमति से, अगर आपके जितने वर्तमान में जितने साझेदार है वो सारे अगर सहमति दे दे कि किसी नए व्यक्ति को साझेदार बना लिया जाए तो आप किसी नए पार्टनर को जो है फर्म में प्रवेश दे सकते हो। तो वही यहाँ पे कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 31 के अनुसार वर्तमान साझेदारों की सहमति से ही एक नए व्यक्ति को फर्म में साझेदार बनाया जा सकता है। अगर वर्तमान साझेदार सहमत नहीं है तो नए व्यक्ति को साझेदार नहीं बनाया जा सकता, सभी की सहमति जरूरी है। नए साझेदार को अधिकार क्या है भाई, ये भी आता है नए साझेदार को अधिकार क्या है। नया साझेदार जो है फर्म में प्रवेश करेगा तो उसे क्या क्या राइट है, उसको अधिकार क्या, तो उसको दो राइट, एक तो फर्म की संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने का राइट कि जिस डेट को वो प्रवेश कर रहा है ना उस डेट से जो भी उसकी एसेट्स है उसमें हिस्सा प्राप्त करने का राइट है। अब हिस्सा ऐसे तो मिलेगा नहीं, उसके लिए वो क्या लेके आएगा, जो पैसा लेके आया था ना कैपिटल का लेके आएगा, जो दो तरीके का वो पैसा लाएगा, एक तो ख्याति का गुडविल का पैसा लाता है, एक पूंजी का पैसा लाता है। ठीक है, अब पूंजी का पैसा क्यों लाता है, संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए, और ख्याति का पैसा क्यों लाता है, फर्म के भावी लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए वो क्या लाता है, गुडविल का पैसा लेके आता है। अब यहां तक तो हमें समझ में आया कि हाँ सर ये हमें समझ में आ चुका है कि नया पार्टनर ही शामिल क्यों करते हैं, हम आउटसोर्सिंग से लोन क्यों नहीं लेते, हम किसी बाहर वाले व्यक्ति को हायर क्यों नहीं करते, क्योंकि आपकी इंटरेस्ट ऑन लोन और सैलरी कहीं ना कहीं एक्सपेंसेज, आपके चार्जेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसके लिए कहीं ना कहीं हो उसका हमारा प्रॉफिट उतना नहीं कमा पाए, तभी हम नए पार्टनर को शामिल कर रहे हैं। तो वो कैपिटल भी लेके आता है और कुछ उसमें ऐसी बिजनेस स्किल भी होती है जिससे वो हमारे बिजनेस को ग्रोथ करवाएगा, कुछ बंदे की गुडविल होगी, कुछ कस्टमर उसके साथ जुड़ेंगे, इसके लिए हम इसको शामिल करते हैं। ये हो गई हमारी कि क्यों शामिल करते हैं, कौन सा अधिनियम में एक्ट में लिखा हुआ, ये हो गया। नए साझेदार को क्या अधिकार है, फर्म की संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार और ख्याति में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार है। अब फिर भी एक डाउट चलता है कि सर ऐसा चलो समझ में आ रहा है कि नए पार्टनर जो पुराने पार्टनर है वो क्यों चाहेंगे कि हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो, तो वो भी मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम लोग। जैसे मैं बोल दूं दो पार्टनर है, एक है ए और दूसरा है बी, ये अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 50% और 50%, यानी जो भी प्रॉफिट होता था उसको 50-50 के रेशियो में बांटते थे आपस में, इक्वल इक्वल वो लोग बांटने वाले थे। अब इन्होंने क्या किया, एक नए पार्टनर को सी को शामिल कर लिया और इन्होंने सी को कितना प्रॉफिट दिया, 20%। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि प्रॉफिट जितना होता है, मतलब कि जो परसेंटेज हम लोग बांटते हैं, तो कहीं ना कहीं इनको अपने क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, मतलब कि त्याग करना पड़ेगा कि जब नया पार्टनर आता है ना तो ओल्ड पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा। पहले जैसे मान लो वो बांटते थे 50-50 में, अब किस में बांटेंगे, 40 और 40 में। क्यों, क्योंकि जब नया पार्टनर आएगा तो उसका हिस्सा कंप्लीट करने के लिए, शेयर कंप्लीट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ ओल्ड पार्टनर्स को अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ कम करना पड़ता है, अपना हिस्सा कम करना पड़ेगा, तभी नए साझेदार का हिस्सा कंप्लीट होगा। तो इनका पहले 50 था तो 40 इन्होंने लेस कर दिया, कितना रहा, 10% और 10%, यानी इनका कितना डिक्रीज हो चुका है, कितना इन्होंने कमी जो आई है, कमी को यहां पर बोलने वाले हैं सेक्रीफाइस, कितना इन्होंने त्याग किया है नए साझेदार के लिए। तो इन्होंने 10 और 10 कितना हो गया, अगले का 20 यहां पर कंप्लीट हो चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी साझेदार का त्याग किसी दूसरे साझेदार का गेन यहां पर देखने को मिलता है। अब कहोगे सर जैसे हमारा प्रॉफिट था पहले, तो जैसे मान लो हमारा प्रॉफिट कुछ भी था उसको 50-50 डिवाइड कर रहे थे, अब प्रॉफिट जो भी आ गया अब उसको वो कितना कितना डिवाइड करेंगे, अब वो उसको 40%, 20%। तो मैं आपको एक डायरेक्ट आंसर बता दूं, थोड़ा सा एक इजी वे में आपको बता दूं कि यहां पर परसेंटेज जरूर कम हुआ है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जरूर चेंज हुआ है, उनका परसेंटेज बिल्कुल चेंज हुआ है, लेकिन उनका जो अमाउंट है ना वो चेंज यहां पर नहीं होने वाला, अमाउंट इंक्रीज ही देखने को मिलेगा। जैसे मान लो पहले 50-50 हजार रुपए मिलते थे, अब कहीं ना कहीं इनको ज्यादा मिलने वाला है। जैसे मान लो पहले फिर इसी को थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन करता हूं कि पहले मेरा प्रॉफिट हुआ था 1 लाख रुपए, नए पार्टनर के आने से पहले मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, 1 लाख रुपए। अब 1 लाख का प्रॉफिट था और ए और बी ने अपने आपस में बांट लिए 50,000 और 50,000, कोई दिक्कत नहीं थी कि सर हाँ अब नया पार्टनर आएगा तो क्या इनका प्रॉफिट शेयरिंग चेंज नहीं होगा क्या,
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने वाला है, अमाउंट पर फर्क नहीं पड़ने वाला। अमाउंट तो इनका इंक्रीज ही होगा। क्यों होगा? जब वो पैसा लगाएगा, इन्वेस्ट करेगा, तो जाहिर सी बात है जब बिजनेस में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। बिजनेस स्किल है, वो बंदा आएगा, उसमें कुछ एबिलिटीज है, स्किल है, जिसके कारण भी आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा, वो प्रॉफिट आपको ज्यादा कमा कर देगा। उसके कुछ कस्टमर भी, उसकी गुडविल भी है, जिसके कारण कस्टमर भी जुड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं इससे आपकी सेल्स इंक्रीज ही होने वाली है। आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बढ़ने ही वाला है। ठीक है, तो जैसे मान लो पहले 1 लाख था और नया पार्टनर आएगा तो 100% मैं आपको बता दूं कि आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जरूर बढ़ने वाला है। आपका प्रॉफिट का जो अमाउंट है वो जरूर बढ़ने वाला है। चलो 1 लाख है, 2 लाख मान लो, चलो 1.5 लाख मान लें इसमें कि 1.5 लाख तो 50,000 तो एक्स्ट्रा कमा ही लोगे। नया पार्टनर आएगा भी, कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिलना ही है। अब 1.5 लाख है, अब इसको कितना मिलेगा? 1.5 लाख भी भाई 1.5 लाख का अगर मैं निकालू 40% कितना निकलेगा? 60,000 रुपए। ये भी 60,000 और इसका कितना आएगा? इसका 30,000 रुपए। अब कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि नया पार्टनर आने से रेशो जरूर इफेक्ट होता है, रेशो जरूर आपका प्रभावित होगा, लेकिन आपका जो अमाउंट है ये अमाउंट आपका इंक्रीज ही होगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि नए साझेदार के प्रवेश पर, नए साझेदार के प्रवेश पर आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो जरूर डिक्रीज हो सकता है, वो जरूर कम हो सकता है, कमी उसमें देखने को मिल सकती है। लेकिन जो प्रॉफिट का अमाउंट है ना, जो प्रॉफिट आपस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो अमाउंट होता है, जो मिलता है पार्टनर्स को, वो आपका जरूर 100% आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। वो आपका इंक्रीज ही होगा, क्योंकि उसको कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, बिजनेस स्किल है, तो जिसके कारण आपका प्रॉफिट जरूर, कि जरूरी नहीं, ये नहीं होगा कि 1 लाख ही होगा। जब पैसा आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, नया पार्टनर आपका जुड़ता है, उसके कुछ कस्टमर जुड़ते हैं, उसकी गुडविल होती है, तो जिसके कारण कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ता है। पहले 50,000 ही कमा रहे थे, अब कितना कमा रहे हो? 60,000। तो नए पार्टनर के आने से खुशी है नहीं है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो, एक तो बर्डन कम होगा, कहीं ना कहीं नया पार्टनर आएगा, कैपिटल आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, आपके कस्टमर बढ़ेंगे, आपकी सेल्स बढ़ेगी और आपका प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ेगा। आई बात नहीं, लेकिन एक लिमिट तक ही होता है। ऐसा नहीं कि हम बहुत सारे पार्टनर को शामिल कर लें तो बहुत सारा कुछ इंक्रीमेंट, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एक लिमिट तक इसमें देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं यहां पर हमें समझ में आ रहा है कि हाँ सर बिल्कुल, कि इनका रेशियो जरूर कम हो रहा है। कि पहले 50-50 में डिवाइड कर रहे थे, अब कितने में कर रहे हैं? 40-40 में डिवाइड कर रहे हैं और इसका कंप्लीट कर दिया। इनका परसेंटेज जरूर सेक्रीफाइज हुआ है, कम हुआ, यानी कहने इन दोनों का सेक्रीफाइज, इन दोनों ने सेक्रीफाइज किया ना, तब इसका कहीं जाके रेशियो कंप्लीट हुआ है। तो जब नया पार्टनर आता है तो ओल्ड पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को क्या कर लेते हैं? कम कर लेते हैं, सेक्रीफाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो भी था उन्होंने इक्वल बांटा और जैसा ही नया पार्टनर आ गया, इनका प्रॉफिट इंक्रीज हो चुका है। अब इनको कितना कितना मिला? 60,000 और 30,000 अब इनको मिला, यानी कहीं ना कहीं अमाउंट इनका इंक्रीज होने वाला है। तो ये थोड़ा सा अपना डाउट क्लियर था कि हम पार्टनर क्यों शामिल करते हैं, हायर क्यों नहीं करते किसी बंदे को, तो ये सारा डाउट दूर हुआ। कौन सी सेक्शन में लिखा हुआ, धारा में लिखा हुआ, ये समझ में आया। नया पार्टनर आता है तो उसको कौन कौन से राइट मिलते हैं, वो किस चीज का पैसा लेके आता है, तो उसे संपत्तियों में हिस्सा चाहिए तो कैपिटल लेके आएगा, और लाभों में हिस्सा चाहिए तो गुडविल का पैसा लेके आएगा। दोनों ही तरीके का लेके आता है वो। और ये हमने छोटा सा कंसेप्ट इसको एक एक्सप्लेन करके हमने समझा है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से कहीं ना कहीं क्या इनके अमाउंट पर भी फर्क पड़ता है, कि क्या इनका प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज डिक्रीज होता है क्या, तो ये हमें अच्छे से समझ में आ चुका है। ठीक है, अब हम इसमें बात करने वाले हैं इस चैप्टर में कि हम इस चैप्टर में हमें कंसेप्ट कौन कौन से पढ़ना है, यानी नया साझेदार जब प्रवेश करेगा तो कौन कौन से कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, तब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर पाओगे। उन कंसेप्ट को हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से हमारे कंसेप्ट है कि जब नया साझेदार प्रवेश करेगा तो कौन कौन से हमारे समायोजन हम कंसेप्ट यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट जो अपना है वो ये है कि जब नया साझेदार आएगा तो लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन होगा। यानी मैंने बताया था एक न्यू, पहले था इनका ये 50-50, अब क्या हो गया, ये नया परसेंटेज आ गया। तो नया लाभ हानि विभाजन अनुपात आपको ज्ञात करना पड़ेगा। कहने मतलब नए लाभ हानि विभाजन अनुपात की गणना आपको करनी पड़ेगी। फर्स्ट तो ये कंसेप्ट है कि जब नया पार्टनर आएगा तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चेंज होगा, तो वो नया लाभ हानि है वो आपको ज्ञात करना पड़ेगा। सेकंड जो इसमें है, सेकंड जो है कि त्याग की अनुपात की गणना, त्याग के अनुपात की
गणना कहाँ काम आएगा, यहाँ पर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने में काम आता है, गुडविल को बांटने में काम आएगा, वो सारा हम आगे पढ़ेंगे। त्याग का मतलब यहाँ पर है कि जब नया पार्टनर आता है तो ओल्ड पार्टनर कितना कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये कहलाता है त्याग का अनुपात। ये भी हमारे यहाँ पर काम आने वाला है। थर्ड जो अपना है वो ये है कि ख्याति का मूल्यांकन या ख्याति का किस तरीके से मूल्यांकन व लेखांकन करते हैं। ख्याति का मूल्यांकन व लेखांकन, ठीक है, ये होने वाला है कि गुडविल अपन कैसे कैलकुलेट करने वाले, कैसे उसका एडजस्टमेंट होगा। फोर्थ जो अपना है संपत्ति और दायित्व का मूल्यांकन, संपत्ति और दायित्व का पूर्ण मूल्यांकन, संपत्तियों व दायित्वों का पुनः मूल्यांकन करना। यानी जब नया शानदार प्रवेश करेगा तो आपको जितनी आपकी एसेट्स और लाइबिलिटी थी उनको रिवैल्यूड करना पड़ेगा कि उस जिस तारीख को वो प्रवेश कर रहा है उस डेट को एसेट्स इंक्रीज हुई है या आपकी डिक्रीज हुई है, ये देखना पड़ेगा। उससे अगला है जो भी उस डेट्स को वो जिस डेट को वो प्रवेश कर रहा है ना, उस डेट से पहले तक के जितने भी प्रॉफिट और लॉस है वो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं। उनको किसका राइट है, वो ओल्ड पार्टनर्स का, क्योंकि उनके द्वारा कमाया गया प्रॉफिट और लॉस है वो उन्हीं में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। तो फिफ्थ जो अपना पॉइंट है वो ये है कि इसमें संचय, कोई रिजर्व वगैरह है या वह अवितरित लाभ, संचय व अवितरित लाभों व हानियों का समायोजन, लाभों व हानियों का समायोजन, हानियों का समायोजन, ये अपना लास्ट। और इससे लास्ट, सबसे लास्ट में जो कंसेप्ट है वो अपना है पूंजी का समायोजन, पूंजी का समायोजन। पूंजी के समायोजन का मतलब है कि इसमें दो तरीके से समायोजन होगा। एक तो नए पार्टनर जो कैपिटल लेके आएगा उसके हिसाब से ओल्ड पार्टनर्स अपनी कैपिटल एडजस्ट करेंगे। यानी पूंजी समायोजन में आपको बता दें कि नए साझेदार के प्रवेश के आधार पर, नए साझेदार की पूंजी के आधार पर, नए साझेदार की पूंजी के आधार पर पुराने साझेदारों की पूंजी का समायोजन, पुराने साझेदारों की पूंजी का समायोजन। यानी नया पार्टनर जो पैसा लेके आएगा कैपिटल का, उसके हिसाब से ओल्ड पार्टनर अपनी कैपिटल को क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। ज्यादा लगी हुई है तो निकाल लेंगे और कम है तो पैसा और लेके आएंगे। इस तरीके से क्वेश्चन होने वाला है। एक है पुराने साझेदारों की पूंजी के आधार पर, पुराने साझेदारों की पूंजी के आधार पर नए साझेदार की पूंजी की गणना करना है। एक ही कंसेप्ट है कि नए के आधार, पुराने के आधार पर नए और नए के आधार पर पुराने की पूंजी का समायोजन करना। संचय और ये हो चुका है कि जो भी प्रॉफिट रिजर्व बने हुए ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। जिस तारीख को आ रहा है उस दिन संपत्ति और दायित्व का मूल्यांकन करेंगे। जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। गुडविल का एडजस्टमेंट करने वाले, नए लाभ हानि विभाजन अनुपात और त्याग के अनुपात की हमें गणना करनी है। इस तरीके से जो अपना हमने और इस चैप्टर को देखा है, बेसिक हमने इसको देखा है, समझा है। नेक्स्ट क्लास में हम एक एक कंसेप्ट को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इन क्रम वाइज चलेंगे कि इन कंसेप्ट को कैसे हम क्लियर करेंगे। ये जब कंसेप्ट अपने 6 के 6 सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे उसके बाद हम चलेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे लाभ हानि विभाजन अनुपात कैसे गणना करेंगे। थैंक यू।